हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी के लिए इस वाली वीडियो में हम लोग आईडीटी के जो रिलेवेंट एमसीक्यूज है उसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हम दो पार्ट्स में वीडियो को करेंगे। पार्ट वन में हम 40 एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे और पार्ट टू में जो बाकी बचे हुए एमसीक्यूज हैं उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग फटाफट से इसे वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। एंड आप होपफुली आपने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। चाहे अपने अपने एग्जाम से 1 घंटा पहले भी देख रहे हो तब भी आपके लिए रिलेवेंट रहेगी वीडियो। और इस वीडियो से आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि कैसे आईसीएमसीक्यू फ्रेम करता है और कैसे आपको फटाफट से एमसीक्यूज का थोड़ा मेकअप हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि आपको हाँ कैसे टैकल करना है सारे एमसीक्यूज जो हैं आईसीआई के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आता है जिसमें एयर कूल क्या है, एक सप्लायर है एयर कंडीशंस का जो कि रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र के अंदर। इसकी एक पॉलिसी है कि ये अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देता है, ठीक है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर में इसने अपने 150 एम्प्लॉयज को एसी गिफ्ट करे हैं, वो भी 52,50,000 रुपए के, 52,50,000 के इसने गिफ्ट दिए हैं। किसको? एम्प्लॉयज को दिया है। तो पर एम्प्लॉय गिफ्ट कितने का हो गया? 35,000 का। और आपको पता है कि अगर किसी भी जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है और वो 50,000 से ऊपर होगा तभी वो जीएसटी में टैक्सेबल होगा, वरना नहीं होगा। और इस केस में 35,000 का है तो इसमें तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। अगर हाँ ये 50,000 से ज्यादा हो जाता अगर, तो पूरे अमाउंट पे लगेगा। सपोज 50,001 रुपये का भी गिफ्ट हो जाता तो 50,001 पे जीएसटी लगता, ना कि 1 रुपये पे। एक्सेस पे नहीं लगेगा, सिर्फ 1 रुपये पे नहीं, फिर पूरे होल अमाउंट पे लगता। लेकिन इस केस में क्या है कि आपका गिफ्ट ही 35,000 रुपये का पर एम्प्लॉय, तो इसमें तो जीएसटी का केस ही नहीं बनेगा। तो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एयर कूल। तो जो जीएसटी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। ठीक है, हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है कि ये जो जीएसटी लाइबिलिटी है वो नील हो जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन टू आ जाता है जिसमें है मिस्टर जेम्स जो है महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। कहाँ पे रजिस्टर्ड है मिस्टर जेम्स? महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। और जो टोटो शूज कंपनी है वो इसको क्या कहती है कि हम आपको अपॉइंट करते हैं एज एन एजेंट, जो कि टोटो शूज कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। ठीक है, जेम्स महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है और टोटो शूज कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। और अपने शूज को बिकवाने के लिए टोटो शूज क्या करता है? टैक्सेबल गुड्स मतलब वही शूज जो हैं 5 करोड़ के किसको भेजता है? जेम्स को भेजता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो शूज हैं जेम्स टोटो शूज के नाम पे इनवॉइस रेस करके बाकी आगे कस्टमर को सप्लाई करेगा। और साथ में जेम्स को 60 लाख रुपीज इस पे कमीशन मिलेगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैल्यू सप्लाई बतानी है टोटो शूज के लिए और जेम्स के लिए। अब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होगा। पहली बात तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कौन सा रूल लग रहा है इसमें, रूल 28 लग रहा है, रूल 29, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है इसमें आप केस देखो। पहली बात तो जो सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर है इसमें वो भी लग रहा है, क्योंकि इसलिए लग रहा है जब आप डीम सप्लाई वाले शेड्यूल्स 1 पढ़ोगे तो उसमें पैरा 3 और शेड्यूल 1 में एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में बता रखा है सप्लाई के बारे में। अगर इनवॉइस जो है एजेंट अपने नाम पे इशू करेगा, एजेंट अपने नाम पे इशू करेगा तो डीम सप्लाई माना जाएगा और पैरा 3 शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। लेकिन एजेंट जो है सामान जो सेल कर रहा है वो प्रिंसिपल के नाम पे अगर इनवॉइस इशू करके करता है, उसका जीएसटी नंबर यूज करके करता है, तो फिर पैरा 3 शेड्यूल 1 नहीं लगेगा, तो डीम सप्लाई का केस नहीं बनेगा। तो इस केस में जो जेम्स जो है वो टोटो शूज का जीएसटी यूज करके आगे सेल करता है, इनवॉइस रेज करता है।
तो इस केस में 5 करोड़ का तो टोटो शूज पे हो जाएगा, टैक्सेबल गुड्स क्योंकि उसने भेजी हैं। तो वैल्यू सप्लाई उसके के लिए 5 करोड़ हो जाएगी, और जेम्स के लिए सिर्फ 60 लैक्स होगा। अगर जेम्स जो है अपने नेम पे इशू करता अगर इनवॉइस, तो उसके लिए 5.6 हो जाता। 5 करोड़ के तो टैक्सेबल गुड्स और 60 लाख के कमीशन। तो इस वजह से इसमें जेम्स ने तो करा नहीं है अपने नाम पे इनवॉइस इशू, उसने टोटो शूज के नाम पे करा है। तो 5 करोड़ टोटो शूज के नाम पे हो जाएंगे, और 60 लैक्स हो जाएंगे किसके नाम पे, 60 लैक्स हो जाएंगे जेम्स के नाम पे। ठीक है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है सी, टोटो शूज 5 करोड़ और जेम्स का है 60 लैक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर है। होपफुली आपको कॉम्पोजिशन स्कीम पूरा आता होगा, और तभी ये एमसीक्यूज रिलेवेंट है आपका देखने के लिए। नहीं आता तो देखो सही नहीं है, आपको पता होना चाहिए, तभी एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाओगे, और तभी कनेक्टिविटी बनेगी यहाँ पर। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपको पहले कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर में, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन प्रीवियस ईयर अगर विद इन द लिमिट है, तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। सपोज जैसे, और इसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है। जैसे 75 लाख रुपीज जो है वो आपके लिए 8 स्टेट्स के लिए दे रखी है। उसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, मैन मस्ट, MMANMUST। अब मैन मस्ट की जो जितने कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मणिपुर, एम से, फिर एम से मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मस्ट का जो है उसका है मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो ये 8 स्टेट्स के लिए 75 लाख होनी चाहिए प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। और अदर स्टेट्स के लिए ये वाली स्कीम जो है 1.5 करोड़ है प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका। अगर 1.5 करोड़ से कम का एग्रीगेट टर्नओवर है, तो आप फिर करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। और इसमें कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं, वो बहुत ज़रूरी है पढ़ लेना। ये जो सर्विस सेक्टर के लिए तो एप्लीकेबल है नहीं, लेकिन जो रेस्टोरेंट है उनके उनके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ वहाँ पे गुड्स भी सप्लाई होती हैं और सर्विस भी होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे काफ़ी सारे छोटे मोटे ढाबा होते हैं, इनके में इतनी टर्नओवर होती नहीं, तो इनको जीएसटी में कम टैक्स रेट लगे, इस चक्कर में इन्हें भी रेस्टोरेंट सर्विसेज को भी इन्होंने क्या करा, कॉम्पोजिशन स्कीम में ले लिया। लेकिन बाकी जो अदर सर्विस सेक्टर हैं उनको नहीं लिया। ठीक है। और कुछ और भी कंडीशंस हैं इसके अंदर, जैसे कि जो पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में है, आना चाह रहे हैं, लेकिन वो बंदे जो हैं स्ट्रिक्टली एंगेज नहीं होंगे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में। अब वो कौन कौन सी आइटम है जहाँ पे आपको एंगेज नहीं होना मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में, वो है, एक तो आपका पान मसाला हो गया, टबैको हो गए और टबैको सब्स्टिट्यूट्स हो गए। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं होने चाहिए। आइसक्रीम हो गई या अदर एडिबल आइस हो गई, या फिर वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, ये सारे आपको प्रोविजंस वैसे पता होने चाहिए। मैं आपको बस एक रिवीजन करवा दे रहा हूँ। और भी बाकी इसमें काफ़ी सारे हैं, पान मसाला, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्दन रूफिंग टाइल्स, ये सब भी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) ऑफ द CGST एक्ट 2017 इन स्टेट ऑफ दिल्ली। तो भाई जो दिल्ली में तो वही 1.5 करोड़ वाली लगेगी लिमिट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपका 1.5 करोड़ से कम था एग्रीगेट टर्नओवर, तभी आप आ सकते हो। ठीक है।
अगर आपका 75 लाख से भी कम था तो भी आप आ सकते हो दिल्ली वाले में, क्योंकि उसके लिए तो 1.5 लाख है, 1.5 करोड़ है ना लिमिट। तो 1 और 2 पॉइंट तो सही हो गए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप नहीं होना है आपको, पान मसाला टैबाको वगैरह में नहीं एंगेज होना, तो 3 गलत हो गया। फोर्थ वाला भी गलत हो गया क्योंकि वो आइसक्रीम से है मैन्युफैक्चर वाला। फिफ्थ जो है वो दे रखा है पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट सर्विसेज को कंडीशंस में लिया गया है कि हाँ भाई अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस में हो और आप लिमिट में आ रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम आप ले सकते हो करेंट फाइनेंशियल ईयर में। और अ पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में कुछ भी प्रोविजंस में नहीं दे रखा, ये बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए पॉइंट दे रखा है, मतलब मेडिसिन भी हैं। तो 1 2 5 6 मतलब पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, फिफ्थ पॉइंट रेस्टोरेंट वाला हो गया, और सिक्स वाला पॉइंट हो गया मेडिसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट वाले में चलते हैं अब हम लोग। अब जो फोर्थ है इसमें है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है एन एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एक एजेंट जो है वो अपने टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है इसके प्रिंसिपल के बिहाफ में, वेयर इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पे इनवॉइस जो है प्रिंसिपल के नाम पे इशू हो रहा है। तो मतलब पैरा 3 शेड्यूल 1 नहीं लगेगा, डीम सप्लाई नहीं है। इज रिक्वायर्ड टू गेट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब वो रजिस्ट्रेशन क्यों ही लेगा, जब वो प्रिंसिपल के नेम पर इनवॉइस रेस कर रहा है तो वो क्यों जीएसटी लेगा। अगर वो अपने नेम पे रेस कर रहा होता इनवॉइसेस तो वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से लेना पड़ता। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ये वाली स्टेटमेंट क्या है बताओ। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट हो गई, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। फिर सेकंड वाला पॉइंट है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 1, टीडीएस अंडर सेक्शन 51। देखो, एक तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी टीडीएस वाला चैप्टर है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। जीएसटी के अंदर भी टीडीएस और टीसीएस वाला चैप्टर आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है। तो persons who are required to do TDS 51 of the CGST Act, whether not separately registered under the CGST Act, are compulsory required to get registered under GST without any threshold limit। देखो इसमें सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि जो बंदे टीडीएस काटते हैं तो उनको क्या कंपल्सरीली लेना होगा रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर, या नहीं लेना होगा। देखो, अगर आप टीडीएस काटने वाले बंदे हो तो आपको कंपलसरी ही लेना होगा रजिस्ट्रेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई, ये तो करेक्ट हो गई। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है एवरी पर्सन सप्लाइंग OIDR सर्विसेज फ्रॉम अ पेज आउटसाइड इंडिया टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। अब क्या है, जो बंदे OIDR की सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं सर्विसेज, किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो उनको कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेना। लेकिन वो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। अब ये इस वाले में लिखा हुआ है कि ये रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसको क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है ना, इसको क्वेश्चन में बोला है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो थर्ड वाला गल इनकरेक्ट हो गया और फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया। अब इसमें जो फोर्थ पॉइंट दे रखा है उसमें लिखा है जो पर्सन सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज अदर देन, ईसीओ वाला पॉइंट है ये। ठीक है, पर्सन जो सप्लाई करते हैं सर्विसेज अदर देन 9(5) ऑफ द CGST एक्ट थ्रू सच ECO हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट, सो TCS कलेक्ट करते हैं जो 52 में ऑफ CGST एक्ट आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। देखो, कंपलसरी नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन लेना, क्योंकि वहां पे उनके लिए लिमिट लग जाती है कि आप अगर 20 लाख है, 20 लाख की सेल कर रहे हो तो आप वहां पर, तब आप पे वो लिमिट लग जाएगी अगर 20 लाख को आप क्रॉस कर जाओगे। विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, मतलब वहां पे लिमिट दे रखी है,
ये क्लैरिफिकेशन आया था, जीएसटी क्लैरिफिकेशन आया था। तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, थर्ड वाली स्टेटमेंट भी गलत है, और फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी गलत है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में। मिस्टर लाल जो है एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, और वो प्रोपराइटर है किसके, स्पाइस टन रेस्टोरेंट के, ठीक है। 15 अगस्त को वो मर जाते हैं और अपने वाइफ और अपने बेटे को छोड़ जाते हैं, ठीक है। उनका बेटा जिसका नाम है मिस्टर पाल, वो अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है। वो अपने जीएसटी कंसल्टेंट से पूछता है, एडवाइस लेता है कि वो कैसे अपने फादर को बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। तो आपको पता होगा जीएसटी जो है पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। अब मिस्टर पाल को, जो उसका बेटा है मिस्टर पाल, उसको अपने नेम पे रजिस्ट्रेशन लेगा वो, और आईटीसी जो है उस बिजनेस की, जो स्पाइसटन रेस्टोरेंट की, वो अपने नेम पर ट्रांसफर करवा लेगा। जो न्यू एंटिटी फॉर्म होगी उस पर ट्रांसफर करवा लेगा। तो हम इसका आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। मिस्टर पाल, ये आंसर दे रखा है, और इसमें क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। Mr. Pal should apply for a new registration under the GST in the name of Messrs. Spiceton Restaurant under his own PAN। तो अपने पैन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन, ठीक है। एंड फाइल जीएसटी ITC 02 फॉर ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो, उसे ट्रांसफर कराने के लिए जीएसटी ITC 02 फॉर्म भर देगा, ठीक है। बहुत आसान था ये क्वेश्चन भी। अच्छा, बी सी डी में मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। जो बी पॉइंट है, मिस्टर पाल कैन गेट ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज बाय अप्रोचिंग द प्रॉपर ऑफिसर एंड कैन कंटिन्यू द सेम बिजनेस, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई ऑथराइज सिग्नेटरी वाली के लिए वो अप्रोच करेगा प्रॉपर ऑफिसर को, जो कि वो ऑथराइज नहीं कर सकता, ठीक है। सी वाले पॉइंट में मिस्टर पाल शुड क्लोज द ओल्ड फर्म एंड स्टार्ट न्यू बिजनेस अंडर डिफरेंट नेम, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। और डी में है, मिस्टर पाल शुड डू द बिजनेस विथ हिज मदर एज अ न्यू प्रोप्राइटर स्पाइसटन एंड मिस्टर पाल शुड एक्ट एज ए मैनेजर। ये बिल्कुल अलग अजीब सा पॉइंट है जिसको कोई समझने की जरूरत नहीं है। आपको मेन कॉन्सेप्ट पढ़ता होगा ना, आपको सारा आंसर एकदम ढंग से आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये रिफंड चैप्टर से रिलेटेड है। रिफंड आपने पढ़ रखा होगा, आपको रिफंड जो है 2 साल में मिल जाता है। जब आप अपना जीएसटीआर फाइल करते हो, तब से आपको 2 साल में मिल जाता है उसका रिफंड मिल जाता है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। मिस्टर रमन जो है वो प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर है, जो प्लास्टिक टॉयज बनाता है, और ये शिमला हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसने क्या करा, पंजाब से कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा अप्रैल 2021 में 35 लाख रुपीज का, जिसपे इसने 6,30,000 का जीएसटी दिया, IGST दिया, ठीक है। कोई बात नहीं। उसमें से इसमें नीचे दे रखा है जो इन्फॉर्मेशन, वो इतनी रिलेवेंट नहीं है, कि इसने 30% जो है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर कर दिया, 70% अपना प्रोडक्शन जो है एक मर्चेंट एक्सपोर्टर को दे दिया सब एक्सपोर्ट करने के लिए, वो इतना रिलेवेंट नहीं है। द रिटर्न्स फॉर द अप्रैल 2021 वर ड्यूली फाइल्ड इन टाइम विद द ड्यू डेट। अप्रैल 2021 की आपको पता होगा, अप्रैल की जो ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ 20 तारीख, मई 20 मई हो गई उस हिसाब से। द लास्ट डेट अप टू विद द टैक्स पे कैन क्लेम द रिफंड। तो इसमें साफ साफ पूछा है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है, और आपको कब तक आपको रिफंड के लिए आप क्लेम कर सकते हो, तो विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। तो 20 मई 2023, 20 मई 2021 को हमने रिटर्न फाइल करी थी उधर से, ना कि अप्रैल से। नहीं देखना, ये आप देखोगे कब से, जब हमने रिटर्न फाइल करी थी, तो रिटर्न फाइल के बाद रिटर्न फाइल्स प्लस 2 ईयर्स, तो 20 मई 2023, ठीक है। अब हम लोग सेवन्थ पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान से कर लेना। ये अगर आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, मुझे लगता है ये अगर क्वेश्चन आया सेवन तो 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा। इसमें है कि जॉली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक ऑथराइज डीलर है किसकी, जीजी माइक्रो लिमिटेड की,
और ये रजिस्टर्ड है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और मिस्टर राकेश एक कंज्यूमर हैं जिन्होंने इनसे कुछ सामान खरीदा, जॉली इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ सामान खरीदा। रेफ्रिजरेटर खरीदा इन्होंने जिसपे 18% जीएसटी है। स्टेबलाइजर खरीदा रेफ्रिजरेटर पर लगाने के लिए 5,000 का, वो आया। एलईडी टेलीविजन जिसपे 12% जीएसटी है, वो 30,000 रुपये का खरीदा इन्होंने, 42 इंच का। स्प्लिट एसी खरीदा 2 टन एसी टैक्सेबल, जो कि 28% से है, 35,000 रुपये का एसी है। और एसी स्टेबलाइजर खरीदा एसी का जिसपे 12% है जीएसटी, वो है 5,000 रुपये का खरीदा। टोटल वैल्यू आ गई 1,15,000 रुपये का बिल बन गया। अब आपको पता होगा कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई का केस, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। कंपोजिट सप्लाई जो होती है वो नेचुरली बंडल्ड होती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर है और स्टेबलाइजर है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, क्योंकि स्टेबलाइजर की ज़रूरत तब होती है जब पीछे से वोल्टेज ज़्यादा अप डाउन आ रही होती है, तब लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको वोल्टेज अप डाउन नहीं आ रही तो आप नॉर्मली सीधा प्लग इन कर सकते हो रेफ्रिजरेटर को। तो ये नेचुरली बंडल्ड वाला केस नहीं है। अब मिक्स सप्लाई का जो केस होता है, जिसमें आइटम्स जो होती है नेचुरली बंडल्ड नहीं होती, और आपको सिर्फ एक एक का रेट पता होता है, तो हमने जो प्रिंसिपल आइटम होती है उनमें से उसका हम रेट लगा लेते हैं। और बाकी जिनका रेट पता हो या नहीं पता हो उसका रेट लगा देते, प्रिंसिपल रेट लगा देते हैं मिक्स्ड सप्लाई के केस में। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया। कॉम्पोजिट सप्लाई, एक सेकेंड। कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में प्रिंसिपल रेट लगता है, और मिक्स्ड सप्लाई के केस में हाईएस्ट टैक्स रेट लगता है। ठीक है। तो कॉम्पोजिट सप्लाई जो है वो होता है नेचुरली बंडल्ड। अब ये नेचुरली बंडल्ड तो है नहीं, ये जितनी जो इसने आइटम्स खरीदी है, तो प्रिंसिपल रेट नहीं लगेगा, जो कि 28% है यहाँ पर। और मिक्स्ड सप्लाई में हाईएस्ट टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन में हर आइटम का स्पेसिफिक रेट दे रखा हो, तो उस क्वेश्चन में ना ही कॉम्पोजिट सप्लाई लगेगी ना ही मिक्स सप्लाई लगेगी। जिस जिस आइटम पे स्पेसिफिक रेट लग रहा है या जो दिया हुआ है वही लगेगा, वही जीएसटी रेट लगेगा। अब इसमें दे रखा है, पहला ए आंसर दे रखा है कंपोजिट सप्लाई हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल टू स्प्लिट एसी 28%। नहीं, वैसे ही कंपोजिट सप्लाई होती है तो वो प्रिंसिपल रेट लगता है वहां पर। मिक्स सप्लाई के केस में हाईएस्ट टैक्स रेट लगता है, लेकिन ये भी आंसर गलत है। सी वाला में क्या है, सप्लाई अदर देन कंपोजिट मिक्स सप्लाई हाई टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल, दैट इज 28%, ये भी गलत है। अब जो डी आंसर है वो सही है, सप्लाई अदर देन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ये जो सप्लाई है ये अदर देन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई है, और रिस्पेक्टिव रेट लग जाएगा एप्लीकेबल टू ईच आइटम। ठीक है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सेवन्थ का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 में दे रखा है राधिका जो है बस, ये टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। ठीक है। राधिका ट्रैवल जो है परचेज करती है बस चेसिस फ्रॉम ज्योति मोटर्स। अब बस चेसिस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बस चेसिस ये होता है जैसे आप जब बस में बैठते हो, आप ये मान लो जो आपके पैरों पे टच हो रहा है वो बस चेसिस वाला पार्ट होता है, जिसमें आगे और पीछे के टायर्स और बेस होता है बस का। आप एक बार गूगल पे चाहे फोटो देखना हो तो चाहो तो देख लेना। लेकिन और उसके ऊपर जो साइड की, जहाँ पे खिड़की विंडोज होती हैं बसेस की, वो और ऊपर का जो रूफ होता है वो उसे हम बॉडी बोल देते हैं बस की। और जो नीचे प्लेट होती है जिसपे नीचे टायर लगे होते हैं वो बस चेसिस हो जाता है। और जो साइड की जहाँ विंडोज लगी होती हैं और जो ऊपर का रूफ होता है बस का, उसको बॉडी बोल देते हैं। यहाँ पे हमें समझने के लिए बस इतना ही काफी है। तो राधिका ट्रेवल्स ने बस चेसिस खरीदा, किससे, ज्योति से खरीदा। 80 लाख रुपए का खरीदा, 1 अगस्त को खरीदा। राधिका ने क्या करा, बस चेसिस को हनुमंत फैब्रिकेटर्स के पास भेज दिया
विथ बस चेसिस भेज दिया कि उस पर आप बॉडी बना दो बस की, और 25 लाख रुपए एडवांस में दे दिए। 25 लाख रुपए एडवांस में दे दिए। सर्विस का केस है ये, टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस का केस है ये। ठीक है। और हनुमंत फैब्रिकेटर्स को किस तारीख को भेजा बस चेसिस और 25 लाख रुपए? 10 अगस्त को भेजा। ठीक है। अब हनुमत फैब्रिकेटर्स ने बस बॉडी बना दी और राधिका ट्रैवल को इन्फॉर्म करा कि आप एक बार एक तारीख को कहा कि आप एक बार इंस्पेक्शन करके देख लो कि जैसा हमने कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करा था कि वैसा बना है या नहीं बना। फिर क्या होता है, राधिका जो है 7 तारीख को हनुमत फैब्रिकेटर्स के वहां जाती है वर्कशॉप पर, और वहां पे देखती है कि हाँ भाई बस बॉडी वैसी बनी है या नहीं बनी। तो वहां पे जाके चेक होके पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वैसे ही बना है। फिर हनुमंत फैब्रिकेटर क्या करता है, 25 लाख रुपए का इनवॉइस 15 सितंबर को रेज करता है, और बस चेसिस अलोंग विथ बस बॉडी किसको दे देता है? राधिका को दे देता है। कब? 16 सितंबर को। स्टेट, अब क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई मेड बाय हनुमंत फैब्रिकेटर्स आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो। अब क्या है, जब आपको एक बात पता होगा, टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विसेज में फॉरवर्ड चार्ज के अंदर दो केसेस बनते हैं। एक तो व्हेन इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, और जब इनवॉइस इशू नहीं होता विद इन द टाइम। मतलब आपने जब प्रोविजन ऑफ सर्विस दे दी, उसके 30 डेज के अंदर अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया, तो फिर कंडीशन आती है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब आपने 1 तारीख को ही प्रोविजन ऑफ सर्विस कर दी, 1 सितंबर को, और इनवॉइस कब इशू हुआ? विद इन 30 डेज हुआ कि नहीं हुआ? इनवॉइस आपने इशू कर दिया था 15 सितंबर को। तो अब इस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो गई 15 सितंबर, और डेट ऑफ पेमेंट थी 10 अगस्त। तो विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा क्या? 10 अगस्त। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इसमें 10 अगस्त आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में, बांके बिहारी, ये भी टाइम ऑफ सप्लाई का ही केस है। ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है। अब क्या है, बांके बिहारी जो पेड़े वाला है, कौन सा फेमस शॉप लोकेटेड रजिस्टर्ड मथुरा में इसकी ये शॉप लोकेटेड है और यूपी में रजिस्टर्ड है। ठीक है। इसको एक ऑर्डर रिसीव्ड होता है, 200 किलो इसको ये पेड़े बनाने हैं, और 2 तारीख को ये ऑर्डर आता है, किससे आता है? घूम घूम ट्रैवल लिमिटेड से, जो कि सेम लोकेलिटी मथुरा में रजिस्टर्ड है वो भी। ठीक है। और इसका टोटल कंसिडरेशन जो होता है 1 लाख रुपए का होता है। ये 200 किलो पेड़े 1 लाख रुपए के होते हैं। ठीक है। ऑर्डर जो है कंप्लीट हो जाता है, डिलीवर हो जाता है घूम घूम ट्रेवल्स को 5 तारीख को, लेकिन इनवॉइस इशू नहीं हो पाता, क्योंकि जो बांके बिहारी का अकाउंटेंट है वो छुट्टी पे होता है। उसके बाद क्या होता है, हाउवर द इनवॉइस जो है रेस होता है 6 मई को, मतलब अगले दिन इनवॉइस रेज होता है, जब अकाउंटेंट साहब आते हैं छुट्टी से, छुट्टी मना के, और फिर पेमेंट जो है 7 तारीख को रिसीव हो जाती है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के केस में जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, उसमें देखा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑब्लिक लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो इसमें 6 तारीख है, विच एवर इज अर्लियर लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो है सेक्शन 31 के हिसाब से देखा जाता है, जब आपके वर्कशॉप से या आपकी शॉप से गुड्स रिमूव हो जाते हैं, तो आपको इनवॉइस जो है पहले इशू कर देना चाहिए था, या जब रिमूवल ऑफ गुड्स हो रहा है तब इशू कर देना चाहिए था आपको इनवॉइस। तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा? 5 मई हो जाएगा। और इनवॉइस रेज कब हुआ? 6 मई को। तो विच एवर इज अर्लियर कौन सा हो जाएगा? विच एवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा? 5 मई। तो आंसर इसका आ जाएगा 5 मई। अब हम लोग आ जाते हैं 10th वाले में। ये वाला जो केस है प्लेस ऑफ सप्लाई का, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये वाला जो केस है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई का बिल टू शिप टू मॉडल का केस है, सेक्शन 10(1)(b)।
मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, सपोज जैसे आप कहीं कभी क्लिक नहीं हो पा रहा तो आप एक बार उस कंसेप्ट को पढ़ सकते हो। अब ये वाला क्या होता है इसमें, जो एक मिस्टर मैसर्स लकी ढाबा जो है, वो धूम फर्नीचर को कहता है, मैसेज लकी ढाबा जो है झारखंड में रजिस्टर्ड है पहले तो, ठीक है। सपोज करो मैसेज लकी ढाबा जो है झारखंड में रजिस्टर्ड है, एंड धूम फर्नीचर को कहता है कि जो छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है, और धूम फर्नीचर जो है छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है, उसको कहता है कि आप फर्नीचर भेज दो। कहाँ पे भेजना है? इसको भेजना है प्यारे लाल को, जो कि पटना में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इस केस में पूछा गया 10(1) में कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपको पता होगा प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी, लोकेशन ऑफ सच पर्सन जिसने ऑर्डर किया है, कि जहाँ से लोकेशन ऑफ सच थर्ड पर्सन, जिस जो ऑर्डर देता है कि आप गुड्स यहाँ से वहाँ भेज दो, मतलब कि धूम फर्नीचर को ऑर्डर दिया, किसको भेज दो, प्यारे लाल को भेज दो। लेकिन ऑर्डर किसने दिया, लकी ढाबा ने किया। तो लकी ढाबा जो है वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया इस केस में। 10(1) भी आपको पता होगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी आप फटाफट से क्रैक कर पाओगे। चीजें आपके दिमाग में प्रिपेयर होनी चाहिए, तभी बेटर है ये रिवीजन, ये और ये साथ ही साथ एमसीक्यू वाला पोर्शन। तो लकी ढाबा जो होगा वो झारखंड में रजिस्टर्ड है, तो झारखंड जो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 10(1) भी इसमें लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है। अब क्वेश्चन नंबर 11 तो समझना तो है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या जरूरत है इस वाले क्वेश्चन में। क्या होता है, क्वेश्चन सेक्शन नंबर 12(3) जो प्लेस ऑफ सप्लाई का है, एंड सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 4, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 4 का एक इजी वे है जिससे आप सारे आंसर्स इसके टैकल कर पाओगे। इसका इजी वे क्या है, देखो, इन क्वेश्चन में, इन सेक्शंस में तीन पार्टी हमेशा इन्वॉल्व होती है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर कोई भी दो पार्टी इंडिया में इन्वॉल्व है, इंडिया में है, तो पहली प्रेफरेंस रहेगी लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, आंसर। ठीक है, ये मैं आपको एक शॉर्ट वे बता रहा हूँ जिससे कि आपका आंसर फटाफट हो जाएंगे। अगर कोई भी दो पार्टीज इंडिया में इन्वॉल्व हैं तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मान लेंगे। इन तीन पार्टीज में से कोई भी दो पार्टी इंडिया में इन्वॉल्व है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मान लेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अगर हो गई, तो फिर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले केस के अंदर भी सब दो दो केसेस हैं। पहला केस है कि इनमें से जो तीन पार्टी मैंने आपको बताई, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी या लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर इन तीन में से कोई भी दो पार्टीज इंडिया में इन्वॉल्व हैं, इंडिया में इन्वॉल्व हैं, तो फिर दो केसेस बनते हैं। पहला केस है कि अगर इंडिया में इन्वॉल्व है तो पहली प्रेफरेंस रहेगी कि हम लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। दूसरा केस है कि लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया थी, तो हम क्या मान लेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब केस नंबर 2 पे आ जाओ, कि अगर दो पार्टीज जो हैं आउटसाइड इंडिया हैं, मतलब कि लोकेशन सप्लायर भी आउटसाइड इंडिया, लोकेशन रेसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया, या फिर लोकेशन और रेसिपिएंट ऑफ लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि दो पार्टीज, इन तीन पार्टीज में से दो पार्टीज आउटसाइड इंडिया हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, हमेशा लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मानेंगे। क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मानेंगे। इस केस में वही है, मैसर बिल्डवेल जो कंसल्टेंट है, ये रजिस्टर्ड है गुड़गांव के अंदर, और ये आर्किटेक्चरल सर्विसेज देता है किसको, ताज इंडिया को। अब ये यहाँ पे लग गया सेक्शन 12(3) और प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर आपको नहीं है, इसलिए मैं आपको सेक्शन बता दे रहा हूँ जिससे कि आप एक बार चाहे गो थ्रू कर लेना उसको ध्यान से। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इधर से देखो एमसीक्यूज आते हैं।
ताज इंडिया को सर्विस दे रहा है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। क्या करवाना है, ताज इंडिया को कंस्ट्रक्शन कराना है जिन इनका लैंड सिचुएटेड सिचुएटेड है दुबई में। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर बिल्ड वेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कहाँ पे है, इंडिया में है। और ताज इंडिया कहाँ पर है, लोकेशन और रेसिपिएंट कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र, ये भी इंडिया में है। और लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ है, दुबई में है। तो दो केसेस क्या हो गए, इंडिया में हो गए। तो पहली प्रेफरेंस क्या होती है हमारी, पहली प्रेफरेंस होती है हमारी लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी तो आउटसाइड इंडिया है, तो फिर आंसर क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। अब ये वाला भी केस जो है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई से ही रिलेटेड है। अब अफलातून, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। अफलातून जो है, अफलातून स्पेयर्स जीएसटी में रजिस्टर्ड है हरियाणा में। और ये सप्लाई करता है, स्पेयर पार्ट्स बेचता है किसको, लक्ष्मी खुराना को, जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है कहाँ पे, राजस्थान में। अब मिस्टर लक्ष्मी खुराना क्या करता है, खुद ही वहां से सामान बुलवाने मंगवाने के लिए, अफलातून स्पेयर से सामान मंगवाने के लिए हरियाणा से राजस्थान के लिए ब्लैक डार्ट कंपनी जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है उसको कहता है कि आप हरियाणा से सामान उठा के राजस्थान, मतलब कि मेरी लोकेशन में लाके दे दो। ठीक है। अब ब्लैक डार्ट क्या करता है, सामान उठाता है और हरियाणा से अफलातून स्पेयर कंपनी ये सामान ब्लैक डार्ट को हैंड ओवर कर देती है, जिससे कि ये सामान राजस्थान में कुरियर हो सके। ठीक है। तो आपको इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई वाले केस में क्या होगी, बहुत सारी जगह दे रखी है। लेकिन अगर आप फोकस हो और आपको पता है ना सेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लगेगा सेक्शन 12 सर्विसेज सप्लाई टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन और when the goods are transferred from where the goods are transferred from mail और मेल के थ्रू या किसी और कोरियर के थ्रू अगर ट्रांसफर हो रही होती है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर फर्दर सप्लाई, तो वह वो वाली लोकेशन को हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। इस केस में गुड्स हैंड ओवर हो रही है हरियाणा से हैंड ओवर हो रही है, तो इस केस में आंसर हो जाएगा हरियाणा आपका, सेक्शन नंबर 12(8). अब ये भी प्लेस ऑफ सप्लाई का ही पार्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है। इसमें क्या है, मिस्टर जावेद जो है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो दिल्ली आते हैं अपने बेटे का सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन कराने के लिए। इनके बेटे का नाम अर्जुन है। और मिस्टर जावेद जो हैं वो डीडी बनवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं किससे, आईसीआईडीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक को इन्होंने आईसीआईडीआई बैंक कर रखा है, कोई बात नहीं। और जो कि वो बैंक कहाँ लोकेटेड है, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कैश देते हैं बैंक को और वहां से डीडी बनवा लेते हैं और वो फिर आईसीआई को दे देंगे डीडी। ठीक है। मिस्टर जावेद का कोई आईसीआईडीआई बैंक में अकाउंट नहीं है और ना ही इनके कोई केवाईसी हुए हुए, ना पॉलिसी कुछ हुई, वो केवाईसी नॉर्म्स कुछ हुए हुए। ठीक है। और इनका एंड नॉट हैविंग अकाउंट विद एनी प्रॉफिट्स ब्रांच इन इंडिया, और इनका कहीं पे अकाउंट भी नहीं है आईसीआईडी बैंक के ब्रांच में। तो इसका मतलब जो कि एड्रेस है वो आईसीआईडीआई बैंक के पास नहीं है। तो इस वाले केस में अगर बैंकिंग सर्विसेज का वाला केस आ जाता है या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज का केस आ जाता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं, लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन, लोकेशन मान लेंगे, कहाँ की लोकेशन मान लेंगे, जहाँ का एड्रेस है हमारे पास ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट की जो एड्रेस है हमारे पास। लेकिन हमारे पास तो रेसिपिएंट का एड्रेस कुछ है ही नहीं, ना ही इसका बैंक अकाउंट है। अगर बैंक अकाउंट होता तो भी हमें इसका एड्रेस पता चल जाता है, ना ही इसके कोई केवाईसी नॉर्म्स हो रखे, ना कुछ हो रखा। तो इसने इसका तो है ही नहीं यहाँ पर। तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है
अगर आपको एड्रेस नहीं पता तो प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब कि यहाँ पे आईसीडीआई बैंक का को ही हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश को ही हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाईज केस में। तो 13th का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14th का केस में दे रखा है, इनमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। वाइल इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन। अच्छा, इंटरस्टेट सप्लाई में प्लेस ऑफ सप्लाई करना मेंशन नहीं होता, ये जो हो गई ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है। अब सेकंड में दे रखा है अ रजिस्टर्ड पर्सन एचएसएन के बारे में दे रखा है कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाएगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको एचएसएन नहीं लिखना, मतलब एचएसएन कोड नहीं लिखना। मैं आपको बता देता हूँ एचएसएन कोड से रिलेटेड क्या होता है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज से अबव है, ध्यान से सुनना, 5 करोड़ रुपीज से अबव है, 5 करोड़ और मोर है, तो आपको 6 डिजिट्स का एचएसएन लिखना पड़ेगा। चाहे आपका वो बी का केस हो, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, मतलब B2C का केस हो। 5 करोड़ और मोर है अगर आपका, तो आपको 6 डिजिट्स का एचएसएन इशू करना लिखना पड़ेगा। चाहे B2B का केस हो चाहे B2C का केस हो, कोई मतलब नहीं है, बस आपको दिमाग में ये लिखना है 5 करोड़ से ऊपर है, मतलब कि एचएसएन का कोड लगेगा एचएसएन कोड देना पड़ेगा। और 5 करोड़ और लेस है अगर, तो B2B के केस में 4 डिजिट्स का देना है। B2B के केस में 4 डिजिट्स का देने का, 5 करोड़ लेस है तो। और B2C का केस है अगर, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो हमें दे रखा है, उसका 5 करोड़ से ऊपर है, एग्री मतलब एनुअल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो इस केस में तो देना ही देना है, ना देने की तो कोई बात ही नहीं आती। तो ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। थर्ड में दे रखा है क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन, आप पूरी लाइन पढ़ लेना, क्वांटिटी रिक्वायर्ड होता है मेंशन, चाहे कोई सा भी केस हो। और फोर्थ केस है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन आपको देनी ही पड़ती है, चाहे मिक्स सप्लाई का केस हो चाहे किसी का भी केस हो। तो चारों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको प्रोविजन पता होना चाहिए, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी पूछ सकता है इसे, 1 मार्क्स के लिए आराम से आ सकता है वाला क्वेश्चन। 15th वाला, वट विल बी द रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ आ सर्विस इफ द सेम इज नॉट डिटरमाइनेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। जो रिसिप्ट वाउचर वाला आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जब आप एडवांस ले रहे होते हो और आपको ये नहीं पता होता कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, कौन सा टैक्स रेट लगना चाहिए, या नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होनी चाहिए, ये दोनों आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस, जब आप एडवांस ले रहे हो, ये दोनों चीज नहीं पता कर पा रहे, ना ही रेट ना ही नेचर ऑफ सप्लाई, तो आपको क्या लेना है, 18% लेना है और उसे इंटर स्टेट सप्लाई मानना है। 18% रेट लेना है और सप्लाई कैसी मानोगे, इंटर स्टेट, मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जब जा रहा होता है वो इंटर स्टेट होता है। विद इन स्टेट ट्रांसफर हो रहा होता है, कोई भी सप्लाई हो रही होती है तो वो इंट्रा स्टेट होता है, इंट्रा स्टेट होता है। और जब डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई होती है वो इंटर स्टेट होती है। ठीक है, याद रखना। अगर आपको देखो वीडियो में ये अच्छी लग रही हो ना तो थोड़ा लाइक कर देना, और ऑल द बेस्ट। ठीक है। अब 16 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में है कंपाउंडिंग और ऑफेंस के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपने पेनल्टी वाला चैप्टर होपफुली आपने पढ़ रखा होगा, तभी आपको कंपाउंडिंग आती होगी। कंपाउंडिंग का मैं पहले आपको मतलब बता देता हूँ। कंपाउंडिंग मीन्स पेमेंट ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन में जाने के बजाय आप क्या कर दोगे, पेमेंट ऑफ मनी कर दोगे। लेकिन वहां पे कुछ आइटम दे रखे हैं जहाँ पे इम्परमिसेबल है,
मतलब कि नॉट अलाउड है एक तरीके से, कंपाउंडिंग ऑफेंस नहीं हो पाएगा, जहाँ पे आप पैसे नहीं दे सकते, आपको प्रोसिक्यूशन में जाना ही पड़ेगा। ठीक है। जो सेक्शन 132(1) के अंदर जो आप A to F क्लॉजेज दे रखे हैं, अगर वो वाले टाइप के ऑफेंस करते हो तो आपकी कंपाउंडिंग नहीं होगी। ठीक है। और अगर आपने कन्विक्टेड बाय ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ में कोई ऑफेंस कर देते हो तो भी आपकी कंपाउंडिंग नहीं होगी। और आपने एक्यूज ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस अंडर द जीएसटी लॉ और एनी अदर लॉ तो भी आपको कंपाउंडिंग ऑफेंस नहीं होगा। आप तीनों पॉइंट्स पढ़ लो, 1 2 3, तो ये तीनों पॉइंट्स इम्परमिसिबल पॉइंट के अंदर कवर्ड हैं, तो आपको कंपाउंडिंग नहीं होगा। ठीक है। और कंपाउंडिंग ऑफेंस से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो प्रैक्टिकली कभी कभी आ जाता है, लिमिट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कंपाउंडिंग ऑफेंस की क्या लिमिट होगी। इसकी लिमिट है, मिनिमम लिमिट है 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व सॉरी 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर। तो मिनिमम कितना होगा, 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर। और इसकी अपर लिमिट है 150% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 30,000 विच एवर इज हायर। तो ये दोनों लिमिट्स आपको लिखनी पड़ेंगी। मिनिमम क्या है, आप एक बार चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं माने आपके पास पेन कॉपी पेपर हो साथ में तो आप उसमें लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कमेंट बॉक्स में ही लिखना है, मेन बात है आपको फीड हो जाए, आपका क्वेश्चन आए आप ठीक ठीक कर जाओ, बस ये मेन बात ये है। तो मिनिमम ये है 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर। और अपर लिमिट है 150% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 30,000 विच एवर इज हायर। ये इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है ऐसा, बट मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रोविजन थोड़ा रिकॉल हो जाए, जिसको नहीं पता वो उसे भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो पढ़ लेते हैं कि कौन से फैक्ट्स हैं जो इंस्पेक्शन कैन बी ऑर्डर, इंस्पेक्शन ऑर्डर हो जाता है जहाँ पे सप्रेशन ऑफ क्या होता है, सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन होता है वहां पे ऑर्डर हो जाता है इंस्पेक्शन। सप्रेशन ऑफ स्टॉक्स होता है तब भी, या आप टैक्स इवेट कर रहे होते हो तब भी हो जाता है। तो ये वाला आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा होपफुली। तो इन तीनों केसेस में सप्रेशन का जो है, इंस्पेक्शन का जो है वो ऑर्डर हो सकता है इन केस ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है। सप्रेशन ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को सप्रेस करते हो चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो। सप्रेशन करते हो ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, जो आपके स्टॉक गुड्स हैंड में है उनका सप्रेशन करते हो, या फिर आप कोई भी कॉन्ट्रवेंशन करते हो और टैक्स इवेट करने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रवेंशन करते हो प्रोविजन का टैक्स इवेट करने के लिए, तो आप पे इंस्पेक्शन हो जाएगा, इंस्पेक्शन ऑर्डर हो जाएगा। तो 1 2 3 कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है, तो तीनों ही अप्रोप्रिएट आंसर है। बड़ा आसान था, आपको मेन थ्योरी पता होगी ना, धक्का चलते हैं क्वेश्चन आपके, कोई दिक्कत नहीं आती। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। इस पे लिखा है मोहन दास रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है। ये क्या करता है, गुड सप्लाई करता है किसको, करमचंद को, अपने इनवॉइस में। ठीक है। और वो भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे। ठीक है। प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है। ठीक है। प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फिर करेक्ट है। अब क्या होगा ना कि प्रिंसिपल ने इसको गुड्स ट्रांसफर करे होंगे, किसको, मोहनदास को करे होंगे। फिर मोहनदास ने अपने ही इनवॉइस पर क्या करा है, बिल इनवॉइस इशू करके किसको गुड्स दिए हैं, करमचंद को दिए हैं। तो आप ये एक तरीके से डीम सप्लाई का केस बन जाएगा। डीम सप्लाई का केस बन जाएगा तो कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है ये बता दो। मोहनदास शैल बी जॉइंटली सेवरली लायबल टू पे द जीएसटी ऑन सच गुड्स। क्या सिर्फ मोहनदास ही जॉइंटली और सेवरली लायबल है जीएसटी पे करने के लिए? हाँ, मोहनदास तो है, लेकिन कृष्ण देव ने भी तो गुड्स ट्रांसफर करे ना मोहनदास को, तो वो भी तो लायबल हुआ। तो बी पॉइंट में दे रखा है कृष्णदेव शैल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द जीएसटी पेबल ऑन सच गुड्स। क्या कृष्णदेव भी लायबल है जीएसटी पे करने के लिए? अकेले नहीं, मोहनदास भी है और कृष्णदेव भी है। कृष्णदेव तो नॉर्मल सप्लाई के चक्कर में हो गया, और मोहनदास तो डीम सप्लाई वाला जो केस आ गया क्योंकि इसने अपने नाम पे इनवॉइस रेज करके करमचंद को दिए हैं।
तो इसका डीम सप्लाई हो गई, हुई नहीं हुई? तो उस केस में इन दोनों दोनों ही लायबल हो गए जीएसटी पे करने के लिए, बोथ ए एंड बी लायबल हो जाएंगे। बहुत आसान था क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है एग्जाम्प्ट नहीं है जीएसटी में? एग्जाम्प्ट नहीं है जीएसटी में, ठीक है। रिलीजियस पिलग्रिमेज, मतलब कि कोई धार्मिक स्थल ऑर्गेनाइज करता है कौन? टोडरमंडल चैरिटेबल ट्रस्ट। देखो, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ये रिलीजियस जगह पे ले जाने का ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उनको एग्जाम्प्ट है। लेकिन कोई और ऐसे ट्रस्ट वगैरह करती हैं जो कि स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं आता, तो वो क्या हो जाती है, वो एग्जाम्प्ट नहीं होती। तो इस केस में फर्स्ट वाला तो एग्जाम्प्ट नहीं है, ठीक है। अब बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रखा है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन अर्बन एरिया में दे रहा है, अर्बन एरिया में दे रहा है, इस वजह से ये भी एग्जाम नहीं है। और माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ये भी एग्जाम नहीं है। लेकिन एंट्री नंबर 24 के हिसाब से अगर आप स्टोरिंग पैकेजिंग वगैरह वेयर हाउसिंग वगैरह करते हो राइस का स्टोरिंग पैकेजिंग वगैरह करते हो तो वो तो एग्जाम है। लेकिन जो पैडी से राइस बनता है, जो पैडी से राइस बनता है वो एग्जाम नहीं है जीएसटी में, ठीक है ना। तो 1 2 3 तीनों ही एग्जाम नहीं है जीएसटी में, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होगा, माइंड में होगा। यूं क्लिक होगा आपका आंसर, यूं क्लिक होगा। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। इसमें पूछा गया है, पहला है स्टेटमेंट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आईटीआई टू इंडिविजुअल ट्रेनीज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। आप एग्जाम चैप्टर, आपने एग्जाम्शन वाला चैप्टर पढ़ा हो अगर तो आपको ही पता होगा, सर्विसेज जब प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आईटीआई टू इंडिविजुअल ट्रेनीज को प्रोवाइड करती है तो वो एग्जाम्प्ट होता है जीएसटी में। सेकंड पॉइंट है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एम्बुलेंस। अगर आपने ये हेल्थ वाला पढ़ा हुआ है अगर एग्जामिशन का, तो उसमें एम्बुलेंस जो है वो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी है, तो वो भी एग्जाम हो जाएगा। दूसरा केस भी ट्रू है। थर्ड में दे रखा है, सर्विसेज और रेंटिंग ऑफ मेडिकल शॉप्स इन अ हॉस्पिटल। देखो, मेडिकल शॉप की जो रेंटिंग होती है ना हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल की जैसे मेडिसिन लेना है हॉस्पिटल के इंडल्ज है, पार्ट है, लेकिन ये एक प्राइवेट शॉप को भी दे सकते हैं। ले इसको मतलब कि उसमें कंसेप्ट में या फिर आप कह लो लॉ में ये नहीं दे रखा है स्पेशली कि भाई मेडिकल शॉप भी वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट नहीं है। हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट नहीं है ये मेडिकल शॉप्स। ऑल्दो ये एक तरीके से प्राइवेट शॉप की तरह काम कर रही है, स्पेसिफिकली इसके बारे में नहीं दे रखा है कि ये आपका जो है मेडिकल शॉप जो हैं ये भी एक हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट है, तो ये भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन ये इस बारे में नहीं दे रखा, तो ये थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहली करेक्ट है, दूसरी करेक्ट है। और हमसे जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं वही पूछा गया है, तो पहली दो ट्रू हैं, 1 और 2 तो आंसर आ गया अभी तक। और फोर्थ में जो है सर्विस प्रोवाइडर पुलिस टू पीएसयूज। अब पुलिस अगर पीएसयूज को सर्विस देगी वो टैक्सेबल है, और ये आपने पढ़ा ही होगा। इसमें मैं समझाऊंगा तो क्या समझाऊंगा, लेकिन आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है तो आपको ये आ रहा होगा माइंड के अंदर, तो इसमें अब क्या समझाने वाला है। तो 1 2 और 4 आपको जो है करेक्ट है। अब 21 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉरेन ट्रांजेक्शन डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो कि क्वालिफाई नहीं करेंगी जीएसटी लॉ के अंदर, सप्लाई नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। अब पहला दे रखा है, डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन एंड द सप्लायर हैज नॉट क्लेम्ड आईटीसी ऑन क्रेडिट। अब देखो, जो शेड्यूल 1 का पैरा 1 दे रखा है, अगर आप आईटीसी क्लेम करते हो तो आपका सप्लाई माना जाएगा। अगर आप कंसिडरेशन में डील करते हो, पहला केस मानते हैं, अगर आप कंसिडरेशन में डील करते हो तो वो क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे, लेकिन सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा केस बनता है विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का केस बनता है अगर, और उसमें आपने आईटीसी क्लेम कर ली, आपने
सप्लाई कर रहे हो बिना किसी से पैसे लिए, सप्लाई कर रहे हो, और उस पे लेकिन आपने पहली आईटीसी क्लेम कर रखी है, तो वो भी एक सप्लाई का, वो भी डीम सप्लाई का केस बन जाएगा। लेकिन आपने विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करी और उस पर आईटीसी भी क्लेम नहीं करी, तो वो फिर सप्लाई नहीं बनेगा। तो पहला तो आंसर आ जाएगा आपका, और एक ही चूज करना है। बाकी आप फिर भी एक बार तीनों पढ़ लेना। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। पलीवाल एसोसिएट जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड है जीएसटी में, राजस्थान के अंदर। ठीक है। ये प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है अपने क्लाइंट्स को। ठीक है। इसने क्या करा, कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, कहाँ से ली? नहीं, इसने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली अपनी जयपुर बिजनेस के लिए, जो कि इसकी एक इस्टेब्लिशमेंट थी। कहाँ पर? यूके की फर्म लोकेटेड है इसकी, एक और इस्टेब्लिशमेंट है यूके में। और वहां से ये क्या करता है, सर्विसेज लेता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज लेता है, जिसके लिए ये कोई कंसल्टेशन नहीं देता। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। अगर ये सर्विसेज ली होती, सच सर्विसेज जो हैं 18% से टैक्सेबल हैं, लेकिन अगर सेम हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम अ लोकल फर्म, अगर ये किसी लोकल फर्म से ली जाती तो उस पर 18% जीएसटी रेट लग जाता। फर्दर पलीवाला एसोसिएट वुड हैव पेड 4 लाख एंड इफ नॉट रिसीव द सेम सर्विसेज फ्रॉम इट्स यूके एस्टेब्लिशमेंट। पलीवाल एसोसिएट ने अगर ये 4 लाख रुपए दिए होते अगर, और उसने यही चीज यूके एस्टेब्लिशमेंट से नहीं ली होती, तो क्या होता? तो आप पे आईजीएसटी लग जाता 72,000 का। अब पैरा 3 और शेड्यूल 1 का हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज होता है, अगर रिलेटेड पर्सन से होता है, मतलब कि जैसे ये इसमें इस्टेब्लिशमेंट है, रिलेटेड पर्सन से, प्लस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है, तो पैरा 3 शेड्यूल 1 में फॉल हो जाता। ठीक है, वो डीम सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये है, पलीवाल एसोसिएट जो हैं 4 लाख रुपए दिए, और उसने नॉट रिसीव द सेट सर्विसेज फ्रॉम यूके एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं लिया, लेकिन कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व हो गया ना। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया तो आप पे तो जीएसटी लाइबिलिटी आ जाएगी, कितनी की आ जाएगी? जो 18% का रेट है, आईजीएसटी 18% लग जाएगा। तो इस पे 72,000 का बहुत वैसे सिंपल इजी क्वेश्चन है। अगर पैरा 3 शेड्यूल 1 पता हो ना, बड़े आराम से हो जाएगा। तो आईजीएसटी इसमें क्या कितना लग जाएगा? 72,000 का, 4 लाख पे। ठीक है।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे थे और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज made exclusively to government department agencies and persons notified under section 51 of the CGST Act TDS required to be deducted। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज को, तो वहाँ पे कौन से केसेस में टीडीएस डिडक्ट होगा। जो अमाउंट नीचे दे रखे हैं वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो और बाकी कंडीशन जो है टीडीएस की फुलफिल हो रही है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और हमें एक एक केस पढ़ना होगा और साथ में बताना होगा कि इस पे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। पहली बात तो हमें टीडीएस का प्रोविजन पता होना चाहिए कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो ही आपका क्या कटेगा, एक्सेस पे हो 2.5 लाख के, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी हटा के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सेस हो किससे, 2.5 लाख से, तो आपका टीडीएस कटेगा। अब जैसे पहला केस दे रखा है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है एग्जीक्यूटेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ लोकल सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी टू सप्लाई करना है क्या, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ऑफ 2,60,000 2.6 लाख एंड इज मेकिंग फुल पेमेंट। ठीक है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट करा था, ठीक है, लेकिन ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सेस होनी चाहिए, किससे, 2.5 लाख से होनी चाहिए। तो 2.6 लैक्स डिवाइडेड बाय 118 × 100, ये आ रहा है 2,20,338 रुपये 98 पैसा। तो 3,20,340 रुपये मान लेते हैं मोटा मोटी रूप से। तो ये 2.5 लाख से एक्सेस तो है नहीं, तो इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। अब दूसरा केस पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 3.5 लाख टू अ रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ कुक फूड एज मिड डे मील अंडर अ स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 3.5 लाख है, फटाफट से डिवाइड बाय 118। ये तो सर 2.5 लाख से एक्सेस हो गया, इस पे तो टीडीएस कटेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं कटेगा इस पे भी, क्यों कि ये एग्जाम्पशन चैप्टर के अंदर दे रखा है। अगर आप स्कूल को मिड डे मील की सर्विसेज देते हैं तो वो एग्जाम्पशन कैटेगरी में आ जाता है और वहाँ पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। वो एग्जाम्पशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, और इस बात को मैं मानता हूँ। फटाफट से, नहीं तो आपने क्या करा होगा, 3.5 लाख देखा होगा, बहुतों ने तो सोचा होगा डिवाइड बाय 118 करेंगे वो तीन कुछ के आसपास बैठेगा, तो भाई इसमें तो सीधा लिख दो। तो लेकिन सेकंड वाले पे भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो केस 3 दे रखा है उसमें पढ़ लेते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोलकाता परचेज अ हैवी जनरेटर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली से। हैवी जनरेटर खरीदता है रजिस्टर्ड सप्लायर जो दिल्ली का है, और नाउ मेकिंग पेमेंट ऑफ 5 लाख फॉर सच परचेज। तो ये कहीं पे एग्जाम्पशन में भी नहीं दे रखा। और म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टीडीएस काट सकता है। तो 5 लाख डिवाइड बाय 1/8 अगर तब भी कर लो तो भी 2.5 लाख से ऊपर बैठेगा, चाहे करना हो तो कर लेना, लेकिन थोड़ा दिमाग शार्प करो। कैलकुलेशन जितनी इसके बिना हो जाए वो बेटर है। तो ये आपका थर्ड में टीडीएस कटेगा। ठीक है, फोर्थ वाला केस दे रखा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इन दिल्ली इज मेकिंग पेमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है दिल्ली का पेमेंट करता है किसको, टू आर रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी इन दिल्ली। तो ठीक है, 3 लाख का केस है, फिर भी एक बार देख लेते हैं भाई, क्रॉस चेक हो जाए कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 11 डिवाइड बाय 118 × 100, तो ये 2,54,000 कुछ बैठता है। तो ये 2.5 लाख से ऊपर हो गई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एक्सेस हो गई 2.5 लाख से, तो इस पे भी टीडीएस कटेगा। तो पहले केस पे टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से कम है हमारी। एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखते हैं। सेकंड वाले केस में आपका एग्जाम्पशन कैटेगरी में चला गया, वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पशन वाला चैप्टर। थर्ड और फोर्थ में टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं क्या है। थर्ड एंड फोर्थ में टीडीएस कटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है, एक एग्रीड पर्सन है, ये अपील्स चैप्टर में से है। अच्छा ठीक है, ये एनी पर्सन जो एग्रीव्ड है बाय द डिसीजन ऑफ एनी को
ऑफ ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से, क्या वो अपील कर सकता है एपेलेट अथॉरिटी को विद इन द 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर? क्या एजुकेटिंग अथॉरिटी के जो ऑर्डर से एग्रीड पर्सन जो है वो अपील कर सकता है एपेलेट अथॉरिटी को विद इन 3 मंथ्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 दे रखी है, अपील फाइल करने के लिए एपेलेट अथॉरिटी को आपको 25% का टैक्स इन डिस्प्यूट देना पड़ता है, प्री डिपॉजिट करवाना पड़ता है, 25% कराना पड़ता है, जरा ध्यान से करना, वो 10% कराना पड़ता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। थर्ड है, एडजमेंट ऑफ अपील विल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 3 मंथ्स टू अ पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द अपील। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। और फोर्थ है, appellate authority shall have the power to refer back the case of adjudicating authority that can set the decision or order। क्या वो रेफर बैक की पावर है उसके पास? रेफर बैक की पावर नहीं है, तो फोर्थ फॉल्स हो गया। तो पहला ट्रू था, सेकंड फॉल्स था, थर्ड ट्रू था, फोर्थ फॉल्स था। तो टी एफ हो गया, और ये सी कैटेगरी में आंसर आ रहा है आपका। तो ये आपको प्रोविजंस पता होंगे तो फटाफट होते चले जाएंगे, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट कंसिडर्ड सप्लाई अंडर जीएसटी, अंडर सप्लाई अंडर द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, सप्लाई नहीं कंसिडर करा जाता, ये वो कौन सी स्टेटमेंट है वो बतानी है। importation ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज 1 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। ठीक है, आपने इंपोर्ट करी है आर्किटेक्ट की सर्विसेज फॉर 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के लिए करी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल। तो इस वाले केस में जो ए वाला है, जिसमें कि importation of architectural services for 1 लाख for construction of residential property used for personal purposes from unrelated person नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई बताना है। तो ये तो सप्लाई का केस हो गया, क्योंकि ये तो कंसिडरेशन वाला केस आ गया आपका। कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व होगी तो सप्लाई माना जाएगा इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के अंदर। तो ठीक है, तो पहला वाला तो सप्लाई का केस है। दूसरा है इम्पोर्टेशन ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। आप क्या कर रहे हो, इम्पोर्ट करते हो कौन सी आर्किटेक्ट की सर्विसेज, फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हो, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस यूज फॉर बिजनेस पर्पस, रिलेटेड पर्सन से ले रहे हो, और वो भी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, तो सप्लाई माना जाएगा। किसके हिसाब से? पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 के हिसाब से। तो ये भी सप्लाई का केस हो गया। हमें तो नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई उसका केस बताना है। फिर आ जाएगा इम्पोर्ट ऑफ आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेते हो कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑफ ऑफिस के लिए, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पस है, लेकिन फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। तो ये वाला जो केस है, कंसिडरेशन नहीं है इन्वॉल्व, और बिजनेस पर्पस है, और साथ में अनरिलेटेड पर्सन। अगर यहाँ पे रिलेटेड आ जाता, अगर यहाँ पे रिलेटेड पर्सन आ जाता तो क्या हो जाता, ये भी पैरा 4 शेड्यूल 1 के अंदर फॉल हो जाता। लेकिन ये अनरिलेटेड पर्सन से ली गई है, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी, डीम सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, और नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। 25 का आंसर सी है, ठीक है ना। अब 26 में आ जाते हैं हम लोग फटाफट से। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई। इसमें भी सप्लाई कौन सी नहीं है ये बताना। देखो यार, ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करके देखना, मैंने ऊपर जो आपको बताया बिल्कुल सेम एज इट इज टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 आ रहा है, एक एजेंट वाला केस भी है, एक पैरा 4 शेड्यूल 1 आ रहा है। इसे आप करके देखना, बड़ा आसान है ये। अब 27 में आते हैं, जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग शैल बी असाइंड टू, या मैं करवा दूं ऊपर वाला।
वैसे करना यार, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को दिक्कत आएगी ना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, अगर आपको 26 में दिक्कत आती है तो। ठीक है, 27th में आ जाओ। जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग शैल बी असाइन टू, ये आपको पता होगा जीएसटी कंप्लायंस की रेटिंग किसको असाइन होती है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को असाइन होती है। इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 28, अगर आपने मिसलेनियस चैप्टर पढ़ रखा है तो उसमें से है, वेयर द नेशनल प्रॉफिट एंड नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी डिटरमाइन करता है रजिस्टर्ड पर्सन जो कि हैज नॉट पास द बेनिफिट ऑफ आईटीसी टू द रेसिपिएंट बाय वे ऑफ कमेंसरेट रिडक्शन इन प्राइस, द अथॉरिटी में ऑर्डर। क्या होता है, जो अथॉरिटी, जैसे कोई एसेंशियल्स आइटम है, गवर्नमेंट ने उस पर क्या करा, प्राइस रिड्यूस कर दिए, उस पर जीएसटी कम, रेट कम लगा दिया, या फिर गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देती है कि भाई उनके तुम रेट कम कर दो, कहीं तुम उनका बर्डन जो है, टैक्स रेट का बर्डन जो है तुम कंज्यूमर पे डाल दे, तो फाइनल कंज्यूमर पे, और वो एसेंशियल आइटम का रेट बढ़ जाता है। क्या होता है, पीछे से गवर्नमेंट ने दे दिया, आईटीसी भी दे दी ने, लेकिन तब भी ये लोग क्या करते हैं कि सपोज चल यार रेट बढ़ा रहने दे, अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उन्हें उतना रेट घटाना होता है, लेकिन अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में ये लोग क्या कहते हैं, अरे यार लोगों को तो आदत पड़ गई है इतने में खरीदने की, इतने में बेचते रहे। अगर ये गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो अथॉरिटी क्या कर सकती है, स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकती है। कौन कौन से, प्राइस को रिड्यूस कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है, और यहाँ तक कि उनका कैंसिल कर सकती है रजिस्ट्रेशन। ये तीनों काम कर सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि पूछा क्या गया है, द अथॉरिटी में ऑर्डर रिडक्शन इन प्राइसेस, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन, जो मैं आपको तीनों पॉइंट्स बताए, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ही काम कर सकती है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी क्या क्या कर सकती है, तीनों काम कर सकती है, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकती है, पेनल्टी भी लगा सकती है, और प्राइसेस कम भी कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। अच्छा, ये भी पेनल्टी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी था शायद, ये क्वेश्चन आया था मई 23 के एमसीक्यू में आया था, मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा। सुकन्या आ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में है, फेल टू पे द जीएसटी अमाउंट ऑफ 5,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब इसने सुकन्या ने 5,000 का जो अमाउंट था वो पे करना रह गया, 5,000 का। प्रॉपर ऑफिसर ने क्या करा, पेनल्टी लगा दी फॉर द फेलियर टू पे टैक्स, प्रॉपर ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी। सुकन्या कह रही है कि ये तो माइनर ब्रीच है अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126, पेनल्टी चैप्टर जाके पढ़। तो कह रही है ये तो माइनर ब्रीच है, लेकिन माइनर ब्रीच में लिखा हुआ है कि अमाउंट लेस देन 5,000 होना चाहिए, वर्डिंग जो है वो 5,000 नहीं दे रखा, वो लेस देन 5,000 है, मतलब कि 4,999, 4,999। अगर यहाँ तक की ब्रीच है तो वो माइनर ब्रीच कंसिडर होगी, नहीं तो 5,000 है तो वो माइनर ब्रीच कंसिडर नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पेनल्टी इज लेवेबल ऑन सुकन्या सिंस द ब्रीच इज कंसिडर्ड एज माइनर ब्रीच ओनली इफ द अमाउंट इज इन्वॉल्व लेस देन 5,000। 5,000 से अगर कम होती तो ही उसको माइनर ब्रीच कंसिडर करा जाता। सुकन्या को कहो कि एक बार जाके पेनल्टी चैप्टर पढ़ ले। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनमें से कौन सी फॉल्स है, ये देख बता रही है। आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवेल्ड बाय सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफिस ऑफिस इज ब्लॉक्ड। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे तो आईटीसी आप ले ही नहीं सकते। आईटीसी चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा, सेक्शन नंबर 17 पढ़ रखा होगा ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं अब इसका बी वाला। ITC on work contract services availed by manufacturing company for construction of pipelines to be laid outside factory is blocked। हाँ, अगर आपने फैक्ट्री के विद इन फैक्ट्री डाली होती पाइपलाइन तो उसका आईटीसी मिल जाता है, लेकिन आईटीसी पाइपलाइन जो है आउटसाइड द फैक्ट्री है तो उसकी पाइपलाइन जो है आउटसाइड फैक्ट्री डली है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। वो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई सेकंड वाली भी। थर्ड, हमें फॉल्स स्टेटमेंट्स बतानी है। थर्ड है,
ITC on goods and services used by automobile company for construction of foundation on which a machinery used to be production process is to be mounted permanently is allowed. हाँ, ये बात सही है। जो मशीनरी सेट करने के लिए आपने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करवाई है, को एरिया को पक्का करवाया, फाउंडेशन बनवाया है, तो क्या उस पे आईटीसी अलाउड है? हाँ, उस पे आईटीसी आपकी अलाउड है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई आपकी। फोर्थ स्टेटमेंट दे रखी है डी वाली। ITC on work contract services availed by consulting firm for its repair and maintenance of its building is blocked, provided the company has booked such expenditure in profit and loss account। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। कैसे फॉल्स हो जाएगी? ITC on work contract service availed by consulting firm for its office building is blocked, ये ब्लॉक्ड है। और प्रोवाइडेड द कंपनी हैज बुक्ड सच एक्सपेंडिचर, और उसको एक्सपेंडिचर की तरह मान लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। जबकि और हमने बाकी की जो तीन स्टेटमेंट्स पढ़ी वो थी ट्रू, और ये फोर्थ वाली आपकी जाएगी फॉल्स। 31 में आ जाओ। सुखीमा अ सोल प्रोप्राइटर हैज टू अपीयर बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी। अगर आपको 30 में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको फिर से बता दूं अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 30 में दिक्कत आ रही हो। Sukhimal, a sole proprietor, has to appear before the appellate authority. He decided to appear through an authorized representative के थ्रू ये चाह रहा है कि appear हो जाऊं। Which of the following state persons can be appointed authorized representative of Sukhimal under the GST law? देखो, सुखीमल कह रहा है कि मैं किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपियर हो जाऊं, देख, लेकिन अब कौन कौन अपियर नहीं हो सकता? जो कि भाई कन्विक्टेड बाय मतलब कि एक तरीके से डिसमिस बाय गवर्नमेंट हो, या फिर इंसॉल्वेंट हो, एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट है, वो तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बन ही नहीं सकता। तो इसमें दे रखा है, फर्स्ट केस दे रखा है सोहन, जो इसका बेटा है, हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्विस लेटली, जो कि डिसमिस बाय गवर्नमेंट है, तो ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। ठीक है। रोहन कंपनी सेक्रेटरी है जो कि एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ये भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। और मुकुल है प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट एडवोकेट है, हाँ वो बन सकता है। तो 3 सही है इसमें आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? थर्ड आंसर सही है, जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आईटीसी विल बी अवेलेबल अंडर द जीएसटी लॉ? देखो, आप कार परचेज कर सकते हो चाहे ऑफिशियल ऑफिशियल यूज फॉर इट्स एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन आपको स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन कहाँ है लिखा हुआ है? इसमें स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं, तो आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। एयरक्राफ्ट परचेज करा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट सीईओ के लिए आपने परचेज करा है, इसका भी नहीं मिलेगा। एयरक्राफ्ट कार शिप्स का नहीं मिलता। ठीक है। और जन इंश्योरेंस रिलेटेड होता है ना, अगर इनसे रिलेटेड, उसका भी अगर आपको मेन आइटम पे ही नहीं जब मिल रहा आईटीसी, तो आप उसके जो फर्दर आइटम होता है उस पे भी आप आईटीसी नहीं ले सकते, चाहे जनरल इंश्योरेंस लिया हो कुछ भी लिया हो। हाँ, मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑफ अ ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स के लिए आप आईटीसी ले सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट हो गया है। हाँ पापा आ जाओ, फिर मैं अपनी क्लास बना रहा था, क्योंकि आप 2 मिनट रख जाओ फिर। मैंने रोक लिया अभी।
तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इसमें पूछा गया है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शोकेस नोटिस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन फ्रॉड। मतलब कि सेक्शन नंबर 73 केसेस अदर देन फ्रॉड वाला है। तो इस केस में आपका नोटिस कब तक आप इशू कर सकते हो अदर देन फ्रॉड के केस में? 2 years and 9 months from the due date of filing annual return, due date of filing annual return for the financial year to which the tax not paid or relates to। ठीक है, तो उस केस में आप 2 year 9 months तक आप कर सकते हो इन केस ऑफ केसेस अदर देन फ्रॉड, नॉर्मल केस के अंदर। और इसका ऑर्डर कब तक देना होगा? विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिमांड परटेन्स। ठीक है ना, आपका 3 years में ऑर्डर आना चाहिए नॉर्मल केस के अंदर, और 2 year 9 months में पहले नोटिस इशू होगा। ठीक है ना, और फ्रॉड वाले केस में क्या होता है? फ्रॉड के केस में नोटिस इशू हो सकता है 4 year 4 years and 6 months में from the due date of filing annual return for the financial year to which the demand pertains। और आपका इसमें ऑर्डर आ जाएगा 5 years from which the filing of annual return to which the demand pertains। तो इस ये आपका नॉर्मल केस भी मैंने आपको बता दिया और फ्रॉड वाला केस भी बता दिया। नॉर्मल केस के अंदर है 2 year 9 months नोटिस के लिए, 3 years ऑर्डर के लिए। फ्रॉड के केस में 4 years and 6 months नोटिस के लिए, और ऑर्डर के लिए आपको कितना हो जाएगा? 5 years। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 1 second। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शोकेस नोटिस अंडर द जीएसटी लोन केस ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। अच्छा, ये केस आ जाता है जहाँ पे आपने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट को पे नहीं करा, तो कब तक नोटिस गवर्नमेंट इशू करेगी? ऐसा केस आ जाता है। इसके लिए कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, और इसका ऑर्डर 1 साल में देना होगा। ठीक है ना, ऑर्डर 1 year में आएगा, लेकिन इसके लिए कोई नोटिस का टाइम पीरियड ही नहीं रखा। भाई तुमने टैक्स कलेक्ट कर लिया लोगों से, बंदों से, और गवर्नमेंट को दे ही नहीं रहे, तो इसके लिए का आंसर है नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड, नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में देख लेते हैं क्या है। देवभूमि राइस प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है ये। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस जो है वो आपका एग्जेम्पशन कैटेगरी में नहीं आता। हाँ, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस जो है वो आपका एग्जेम्पशन कैटेगरी में आ जाता है, कि आपका ये आइटम एग्जेम्प्ट है। लेकिन माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस जो है वो आपका एग्जेम्पशन कैटेगरी में नहीं आता, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। The company has made the following supplies during the tax period of the April to September। लोडिंग एंड अनलोडिंग है वो है 50 lakhs की, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग वो 30 lakhs की, प्रोसेसिंग सर्विस ऑफ माइलिंग ऑफ पैड इन टू राइस वो है 1 lakh की। डिटरमाइन द जीएसटी लाइबिलिटी ऑन द अबव सप्लाई एज्यूमिंग द रेट एप्लीकेबल इज 5%। 5% है तो 1 करोड़ पे सीधा 5% लगा दो। माइलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस ये ही एग्जाम्प्टर नहीं है। 1 करोड़ का 5% 5 लाख रुपए होता है। लोडिंग अनलोडिंग एंट्री नंबर 24, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग एंट्री नंबर 24 से एग्जाम्प्ट है। ठीक है, एंट्री नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इनवाइटेड ऑनलाइन बिड्स इनवाइट करती है बस स्टॉप्स के लिए। ठीक है, और इसमें क्या है, द वर्क इन्वॉल्व कंपोजिट सप्लाई का वर्क है, जिसमें गुड्स का भी काम भी होगा और सर्विसेज का काम भी होगा। सॉरी, गुड्स का काम भी होगा और सर्विसेज काम भी होगा, जिसमें वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो 25% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई रहेगी। हो सकता है आपको यहाँ पे हिंट मिल गया हो बहुत बच्चों को, लेकिन मैं फिर भी आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा। मिस्टर कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी गुजरात में है। वो बिड को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये ये ओपिनियन पूछना चाह रहे हैं टैक्सेबिलिटी के बारे में, टू कोट द बेस्ट प्राइस। लेकिन जहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई
ऑफ गुड्स 25% तक आ जाता है, वहां पे आपका जीएसटी, वहां पर आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। अगर ये 25% से ज्यादा होता तो ये एग्जेम्पशन कैटेगरी में नहीं आता और आपका जीएसटी इस पे लग जाता। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 37 है, वो पढ़ लेते हैं। मिस्टर हैप्पी सिंह हैं चंडीगढ़ के। द मैरिज ऑफ इनकी मैरिज, इनकी बेटी की शादी हो रही है जिसका नाम है खुशी। किसके साथ हो रही है? लवली सिंह के साथ हो रही है, जो कि एनआरआई कनाडा का है। ठीक है। मैरिज जो है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे में वाले दिन है। और मिस्टर हैप्पी सिंह वांटेड टू सेंड 5,000 मैरिज, भाई 5,000 को भेजो, 10,000 को भेजो। ठीक है, जो कि इंडिया में उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, बहुतों के पास तो यहाँ वीजा ही नहीं होगा, पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ होगा। ठीक है, तो चाहे तो कितने को भी भेज, बहुत सही है ये बंदा भी, हैप्पी सिंह भी। ठीक है ना, टू अटेंड द मैरिज। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। ही सेंड द इन्विटेशन बाय द स्पीड पोस्ट के थ्रू ही इन्विटेशन सेंड करता है। ही इज नॉट श्योर अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ स्पीड पोस्ट सर्विसेज अंडर द जीएसटी रेजिम। इसको अभी श्योर नहीं है कि स्पीड पोस्ट पे कितना टैक्सेबिलिटी है जीएसटी रेजिम में। ही सीक योर हेल्प टू डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑन जीएसटी पोस्ट, जीएसटी ऑन स्पीड पोस्ट पे क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो, आपको अगर इनलैंड लेटर होता, ठीक है ना, या फिर वो एनवेलप 10 ग्राम से कम होता, आपने पढ़ा होगा एग्जामिनेशन चैप्टर के अंदर होपफुली। अब आपने पढ़ा ही होगा होपफुली, जैसे इनलैंड लेटर होता, या फिर पोस्ट कार्ड होता, या बुक पोस्ट होता, या एन ऑर्डिनरी पोस्ट होता, जिसका और एनवेलप का वेट लेस देन 10 ग्राम्स होता, तो वो आपका एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन स्पीड पोस्ट की अगर है तो वो अब टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आ गई, तो जीएसटी इस पे क्या हो जाएगा? पेबल हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 कहाँ गया हमारा? 35 पे आ गए हम तो। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हो गया भाई, हो गया, ये भी हो गया है। 38 पे आओ भाई, 38 कहाँ गया? मिस्टर कुमार क्या है? इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ खिलाड़ी इक्विपमेंट्स के हैं। द कंपनी लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी इन मुंबई में। मिस्टर कुमार जो है डिसाइड करते हैं, मिस्टर कुमार डिसाइड करते हैं टू फूड ग्रेन सेंड करना, खाने पीने का सामान सेंड करते हैं, और अदर रिलीफ मटेरियल, कितने के? 50 लाख के और 20 लाख रुपए के, थ्रू रेलवेज एंड एयरवेज रिस्पेक्टिवली, क्योंकि केरल में साइक्लोन हिट हुआ है इस चक्कर में, इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है। द कंपनी हैज कॉन्ट्रैक्टेड सुपर एयरलाइंस एंड इंडियन रेलवे टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम द मुंबई टू केरल एंड प्राइस फॉर द सेम हैज बीन डिटरमाइंड। जो इन्होंने एयरलाइन से सामान भेजा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ 10 लाख रुपए का, और 5,50,000 रुपए का खर्चा हुआ रेलवे से, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। मिस्टर कुमार जो है आपकी हेल्प चाह रहे हैं टू डिटरमाइन द अमाउंट जीएसटी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, कि जो सुपर एयरलाइन से जो सामान भेजा है उस पर कितना जीएसटी लगेगा, और इंडियन रेलवे से कितना लगेगा, और जीएसटी रेट बता रखा है आपको 18%। आपको, आपने अगर एग्जामिनेशन चैप्टर पढ़ा हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट के केस में रेलवेज और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और वैसल के थ्रू सामान भेजा हुआ, कौन सा सामान भेजा हुआ, उसकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लो। रैंडम सामान भेजा हुआ, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स के लिए अगर आपने कोई सामान भेजा है वो सामान, या फिर आपने, मैं आपको सामान का नाम बता देता हूँ एक बार। हाँ, एक तो रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स के लिए आपने कोई सामान भेजा हो, शॉर्ट फॉर्म याद करना, रैंडम, आर से आ जाएगा रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स।
ये वाला सामान भेजा हो तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन सामान भेजा किसके थ्रू हो, या तो रेल द्वारा या वेसल द्वारा या जीटीए द्वारा, जीटीए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा भेजा गया हो, या फिर वेसल द्वारा मतलब शिप के थ्रू भेजा गया हो, या फिर रेल के थ्रू भेजा गया हो, तभी एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन एयरलाइंस के थ्रू भेजा है वो टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। अब वो सामान कौन सा है वो सुन लो, वो भी कहीं ऊपर ये, अभी तो आपको याद हो गया कि हाँ भाई ये रेल विक्टिम, वो नेचुरल क्लाइमेटिक अटैक के चक्कर में जो विक्टिम्स अटैक हुए हैं केरल में, तो वो रिलीफ मटेरियल हो गया। एक तो वो हो गया ए, रैंडम में जो ए आ रहा है वो हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। एन से आगे आपका न्यूज़पेपर, डी से आगे आपका डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड अदर मिलिट्री मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए। ओ से आपका ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाएगा। और एम से आपका मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस। तो ये वाला सामान जो जाएगा, रैंडम सामान जो है, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर रेल के थ्रू भेजा गया है, वेसल के थ्रू भेजा गया है, या फिर जीटीए के थ्रू भेजा गया है। लेकिन एयरलाइंस के थ्रू भेजा गया है तो आपका जीएसटी लगेगा। तो सुपर एयरलाइंस पे 10 लाख के ऊपर 18% मतलब 1,80,000 का जीएसटी लग जाएगा, और इंडियन रेलवे पे वो आंसर आ जाएगा नील। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 है, मिस्टर मनजोत मनजोत जो है वो ट्रेडर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम हिज मैसर सिंह ट्रेडर्स के यहाँ से सप्लाई करते हैं गुड्स। द ऑफिस ऑफ द फर्म इज लोकेटेड इन दिल्ली, जो ऑफिस जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है। वेयर एज गोडाउन जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन 3 जगह में गोडाउन लोकेटेड है, ठीक है। मिस्टर सिंह ट्रेडर जो हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये मुझे लग रहा है रजिस्ट्रेशन चैप्टर से पूछा गया है क्वेश्चन। दिल्ली से ये टैक्सेबल सप्लाई करते हैं 21 लाख रुपए की, पंजाब से एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं 6 लाख रुपए की, उत्तर प्रदेश से ये टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं 3 लाख रुपए की टैक्सेबल, और 3 लाख रुपए की एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से ये टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं 8 लाख की टैक्सेबल करते हैं एंड 3 लाख की एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। असर्टेन करना है कौन सी स्टेट में इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना है। अब जब भी आप जब टर्नओवर निकालोगे उसमें आप सारी सप्लाईज का टोटल लोगे। क्या करोगे, आपको सभी सप्लाईज का टोटल लेना होगा। अब जो आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के केस में, उसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसमें आपकी टैक्सेबल सप्लाईज भी इंक्लूड हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी इंक्लूड हो जाएंगी, एक्सपोर्ट भी इंक्लूड हो जाएंगे, इंटर स्टेट सप्लाईज भी इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें से जो कि अगर दे रखा है, ऐड हुआ हुआ है, अगर CGST, SGST, ये कंपनसेशन सब ये माइनस हो जाएंगे। और इनवर्ट सप्लाईज हुई है जहां पे आपको RCM में टैक्स देना है, वो भी हट जाएगा। अगर देखो वो ऐड नहीं हुआ तो फिर माइनस तो करेंगे नहीं ना, लेकिन अगर ऐड हुआ हुआ है तो ये सब माइनस होगा, ठीक है। इनवर्ट सप्लाईज का जिसमें आपको RCM में टैक्स देना होता है वो भी हट जाएगा। अब इस केस में आपकी एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए हमने क्या बोला, टैक्सेबल सप्लाईज भी इंक्लूड होंगी और एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी इंक्लूड होंगी। और हर स्टेट से ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है तो हमारे पे जो लिमिट लगेगी वो 40 लाख रुपए वाली लगेगी। कितने लैक्स की लगेगी, 40 लाख की लगेगी। तो प्लस कर लेते चलते हैं, दिल्ली के हो गए 21 लाख, पंजाब के हो गए एग्जाम्प्ट है, कोई बात नहीं। अभी आप
एग्रीगेट टर्नओवर निकालने की कोशिश करो, फिर वो 40 lakhs की एग्जेम्पशन देखेंगे, 40 lakhs अगर क्रॉस हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको लेने की जरूरत होगा रजिस्ट्रेशन। 21 + 6 lakhs, तो ये हो गए 27 lakhs। उत्तर प्रदेश टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई 3 लाख ईच है, मतलब कि टोटल हो गए 6 लाख। तो 27 + 6 लाख हो गए 33 लाख। जम्मू कश्मीर से हो गए 8, 41 एंड 3, 44 लैक्स, मतलब कि 40 लैक्स को क्रॉस कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है। 40 लाख से ऊपर हो गया। अब कहाँ लेना जरूरी है, जहां पे आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो वहां पर ही कंपलसरी है। जो हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं वो एक अलग तरीके से निकालते हैं कि हम 40 लैक्स की थ्रेशोल्ड लिमिट देखने के लिए निकालते हैं, लेकिन जहां से आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हो वहां ही से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो आपको दिल्ली से लेना जरूरी है, उत्तर प्रदेश से लेना जरूरी है क्योंकि वहां से भी आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, और जम्मू कश्मीर से लेना भी जरूरी है। पंजाब से लेना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वहां से आप सिर्फ और सिर्फ ओनली एग्जाम सप्लाई करते हो, ठीक है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश से एग्जाम्प्ट भी कर रहे हो, टैक्सेबल भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने एक बार भी टैक्सेबल सप्लाई कोई कर दी तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, चाहे फिर आप बाद में एग्जाम सप्लाई करो या मत करो, या उसके साथ करो या मत करो। लेकिन आपको फिर रजिस्ट्रे टैक्सेबल सप्लाई करी तो आपको रजिस्ट्रेशन वहां से भी लेना पड़ेगा, सेम इन द केस ऑफ जम्मू कश्मीर ऑल्सो। तो रजिस्ट्रेशन का 39 क्वेश्चन वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। 40 क्वेश्चन में आ जाते हैं। मिस्टर पांडे इज एन एम्बुलेंस ड्राइवर, ठीक है, हु लिव्स इन एन सिटी ऑफ दिल्ली में, ठीक है। ही प्रोवाइड ड्राइविंग ड्राइविंग सर्विसेज टू प्रीति हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट को। कौन सी सर्विसेज दे रहा है, एम्बुलेंस की सर्विस दे रहा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को। फॉर कंसिडरेशन कितना, 25,000 पर मंथ पर। मिस्टर पांडे वॉज इंस्ट्रक्टेड टू पिक द पेशेंट, गुड़गांव से पेशेंट को उठाना था और हॉस्पिटल लाना था, ठीक है। वाइल गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, इसने 5 लोगों को और बिठा लिया, 5 पैसेंजर्स को और बिठा लिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन एम्बुलेंस फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव एंड चार्ज, उनसे 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। यार ये इन्हें एम्बुलेंस की सर्विसेज नहीं दे रहा है, एक तरीके से आप समझ रहे हो, ये इन्हें एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दे रहा है। तो आपको इसमें असर्टेन करना है क्या ये 5 लोगों को जो सर्विसेज दी गई हैं ये टैक्सेबल सप्लाई है या नहीं, ये टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन आप एम्बुलेंस की सर्विस दे रहा होता तो वो एग्जाम्प्ट कैटेगरी के अंदर है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन वाली जो सर्विसेज दे रहा है ना 5 पैसेंजर्स की तरह, वो पेशेंट्स नहीं है, तो वहां पे उस केस में क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल सप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने अपने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन पार्ट 2 में आ जाएगा। होपफुली आपको इस वीडियो में बहुत मदद मिली होगी, आपके फटाफट सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए होंगे। अगर किसी में आपको डाउट आता है एमसीक्यू में तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गुड बाय।